हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12th, चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और कॉइल। क्लियर है भाई? चलिए मान लीजिए आपके पास कोई इंडक्टर है, इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L दे रखी है क्वेश्चन में। अब इस इंडक्टर में मान लीजिए किसी इंस्टेंट I करंट फ्लो कर रहा है। देखिए आपकी जिस तरह से एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ऐसे ही इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है इन मैग्नेटिक फॉर्म। क्लियर है भाई? तो करंट की वैल्यू को चेंज करने में जो वर्क करना पड़ता है, करंट को फ्लो कराने में, वेरिएबल करंट को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ता है वो उसकी एनर्जी बनके इसके अंदर स्टोर हो जाता है। किसी इंडक्टर के अंदर उसकी एनर्जी बनके स्टोर हो जाता है। वो वर्क जो वेरिएबल करंट को फ्लो कराने में होता है किसी इंडक्टर में, ठीक है? तो वर्क होता कितना है वो हम निकालने चल रहे हैं। तो मान लीजिए लेट at any instant the current flowing through an inductor is I and ऑफ इंडक्टेंस L लिख लेते हैं यहीं पर, ऑफ इंडक्टेंस L इज I एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज di over dt। क्लियर है? देन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा उस इंस्टेंट देखते हैं ना। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एट दैट इंस्टेंट। ठीक है? हम आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। आइडियल इंडक्टर में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया था, जीरो होता है। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इसकी इंडक्टेंस है L। इंड्यूस्ड ईएमएफ एट दैट इंस्टेंट क्या आ जाएगा भाई? ईएमएफ को हमने एप्सिलॉन से लिख लिया तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस L di ओवर dt। ठीक है? माइनस साइन तो ये बता रहा है कि अपोज करता है। अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? L di ओवर dt। हम सिर्फ इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं तो वो क्या आ जाएगी? L di ओवर dt। माइनस तो बस ये बताया किस डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव आया, किस डायरेक्शन में नेगेटिव। अब मान लीजिए करंट इधर से फ्लो कर रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में पोलैरिटी बताई थी, जो इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी आती है प्लस माइनस, वो कैसी आती है। अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है और इंक्रीज करेगा तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो चाहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक नया करंट आए जो इस करंट का अपोज करे, नेट करंट को कम कर दे वापस से, जो करंट आपका बढ़ रहा है इसकी वजह से। ठीक है? तो यहाँ प्लस आएगा और पीछे माइनस आएगा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सके। तो ये माइनस तो केवल पोलैरिटी के लिए है कि मतलब जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसका अपोज करता है आपका ईएमएफ। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए इसमें, तो वैल्यू हमने दी L di ओवर dt। नाउ पावर एट दैट इंस्टेंट, अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर जो उस इंस्टेंट लग रही है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई?
पोटेंशियल मल्टीप्लाई करंट, तो पोटेंशियल एट दैट इंस्टेंट क्या है एप्सिलॉन, और करंट क्या है भाई आपके पास आई। अरे V इंटू आई होता है ना पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, किसी इंस्टेंट पावर उस इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या है और उस इंस्टेंट पे करंट क्या है। तो करंट मैंने आई मान रखा है किसी इंस्टेंट और वोल्टेज आप निकाल चुके हो। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा भाई आपके पास पावर जो है L di ओवर dt, जो पावर है आपकी वो आ जाएगी L di ओवर dt मल्टीप्लाइड बाई आई। अब देखिए पावर क्या होता है रेट ऑफ वर्क डन, तो पावर हो गई आपकी dw अपॉन में dt। अरे इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी dw अपॉन में dt, किसी इंस्टेंट कितना वर्क किया है छोटा सा, छोटे से करंट की वैल्यू को चेंज करने में, तो ये हो गया L I di ओवर dt। dt से dt कैंसिल हो गया, यहां से अगर हम देखें dw तो कितना आ जाएगा L I di, ठीक है। तो टोटल वर्क डन निकालते हैं हम यहां से, जीरो से लेकर आई करंट फ्लो कराने में। भाई स्टार्टिंग मान लीजिए आपकी करंट जीरो था और बाद में करंट की वैल्यू आई हो गई है बढ़कर, तो जीरो से लेकर आई तक करंट को वेरी कराने में कितना वर्क करना पड़ा होगा वो हम निकाल लेते हैं इसमें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लेंगे, स्टार्टिंग में जीरो बाद में वर्क डन, स्टार्टिंग में करंट जीरो बाद में हो गया आई, एल आई डी आई। यहां से L क्या आ जाएगा बाहर, आई डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो आई स्क्वायर बाई टू, लिमिट आ जाएगी जीरो टू आई। ये आपका dw था, वर्क dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एल आई स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर। ये होता है वर्क डन, किसमें करंट को फ्लो नहीं कराना, वेरिएबल करंट को फ्लो कराना है आपको, जीरो से आई तक करंट को बढ़ाने में जो वर्क करना पड़ा है वो है ये, यही इसकी एनर्जी बनके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा था, किसी इंडक्टर में वेरिएबल करंट को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ता है, यानी करंट को इंक्रीज करने डिक्रीज करने में जो वर्क करना पड़ता है वही उसकी एनर्जी बनके उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगा U इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये हो गया भाई एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर या फिर कॉइल। क्लियर होगी बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं आइडियल इंडक्टर क्या होता है, फिर हम एनर्जी डेंसिटी की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, आइडियल इंडक्टर की। तो आइडियल इंडक्टर क्या होता है देखें आप ध्यान से जरा एक बार, होता क्या है, एन आइडियल इंडक्टर इज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है भाई, इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो। आर क्या होता है इसका, जीरो माना जाता है, ठीक है। और अगर इसमें आप करंट फ्लो कराते हो तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी कोर में वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड का हिस्सा है। लॉन्ग सोलेनॉइड की जो कोर में मैग्नेटिक फील्ड आती है वो क्या आती है, यूनिफॉर्म आती है। इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आइडियल इंडक्टर जो होता है आपका, ये लॉन्ग सोलेनॉइड का छोटा सा हिस्सा होता है और इसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं जीरो। तो मान लीजिए आपका इस तरह से एक सोलेनॉइड था, उसका आपने छोटा हिस्सा काट लिया लाइक दिस, इस तरह से उसमें स्मॉल पोर्शन काट लिया। अब इसकी कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बिल्कुल वैसी होगी जैसी लॉन्ग सोलेनॉइड की होती है ना। मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, भाई इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई किसी इंस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, नाउ फ्लक्स लिंक्ड विथ
इंडक्टर क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई करंट, V इंटू आई, क्योंकि यहां पर जो सर्कल बनेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो B और A के बीच, सॉरी B इंटू आई नहीं, B इंटू एरिया, B इंटू आई नहीं, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और जो एंगल बनेगा वो यहाँ कितना बन जाएगा, cos 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया है सर्कल का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होती है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, और एरिया क्या आ जाएगा, मान लेते हैं जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r, जो इसकी रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, है ना। तो फ्लक्स आ गया आपका B इंटू ए, म्यू नॉट इंटू एन आई हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और पाई आर स्क्वायर हो गया आपके पास एरिया। अब आप देखिए जो n है ये क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है ये मान ली मैंने स्मॉल l कॉइल की, है ना। तो ये जो फ्लक्स आएगा वो ईच टर्न का आएगा। नाउ फ्लक्स लिंक विद इंडक्टर, ईच टर्न ऑफ इंडक्टर कर लेते हैं ना, ईच टर्न ऑफ इंडक्टर, ये आ गया आपके पास फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। एक टर्न की बात करते हैं तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा भाई नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएंगे, n इंटू एल। अरे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपका स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो उस केस में जो नेट नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे वो क्या जाएंगे, स्मॉल n मल्टीप्लाई l, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, मल्टीप्लाई एक टर्न का फ्लक्स। एक टर्न का फ्लक्स क्या है आपके पास, देखिए ये निकल गया था म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ये आ गया पाई टोटल। नाउ अब हम बात कर लेते हैं नाउ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। देखिए इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर L इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पीछे पढ़ा होगा फाई अपॉन में आई, है ना। किसी इंडक्टर में कितना फ्लक्स उससे लिंक्ड है कि डायरेक्टली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसमें फ्लो होने वाले करंट के, तो आपका जो प्रोपोर्शनल होता है तो कांस्टेंट L आया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंडक्टेंस की डेफिनेशन में फॉर्मूला समझाया था। अब फाई की वैल्यू क्या है, n इंटू एल म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। आई से आई जाएगा कट, तो आई से आई कैंसिल होने के बाद L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर भाई म्यू नॉट एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, आई से आई तो कैंसिल ही हो गया, फिर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, तो ये आ गया आपके पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा देखिए इसमें पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, तो L इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, जहां पर ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इंडक्टर, जो किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर के, अगर उसकी रेडियस आर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इंडक्टर। क्लियर होगी बात। तो ये होगी भाई आपकी इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर हो गया आपके पास ये। तो आपको एल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, आगे काम आएगा ये, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो है क्या, जो कि है आपका एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी में क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। देखिए डेंसिटी क्या होती है,
एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, किसी भी इंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, है ना। इट इज डिफाइंड as the energy stored in an inductor in its यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये इंडक्टर है, कॉइल को इंडक्टर कहते हैं इस तरह की। अब ये मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है भाई L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये मान लीजिए I है, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी वो L है। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखेंगे, कैपिटल U अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है भाई, एनर्जी स्टोर हम निकाल चुके हैं, हाफ LI स्क्वायर होती है टोटल एनर्जी, और वॉल्यूम क्या है इसका A इंटू L सामने। अब आपको पता, देखिए एक तो फॉर्मूला हो गया आपके पास सीधे सीधे ही। अब हम जानते हैं इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर होती है L म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। ठीक है, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L आपका होता है इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। तो अगर यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ L की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L, और ये आ गया आपके पास I स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा A इंटू L। A इंटू L से A इंटू L कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर I। तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर I नहीं I स्क्वायर है। ठीक है भाई, I क्या है, स्क्वायर है। तो भाई एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया। अब मैंने कहा था कि जो इंडक्टर होती है उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट N इंटू आई, क्योंकि ये लॉन्ग सोलेनॉइड का एक स्मॉल पार्ट होता है, आपको पता रहना चाहिए। जो आपकी कॉइल है वो क्या है, इंडक्टर जो है वो क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड का स्मॉल पार्ट। तो जो इसके अंदर की फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं बी नॉट, वो क्या आती है, म्यू नॉट N इंटू आई। ठीक है, फील्ड इनसाइड इंडक्टर भी कह सकते हो आप इसको। तो क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू, देखिए अगर हम म्यू नॉट इंटू N इंटू आई के प्लेस पे क्या पुट कर दें, लेक्चर बना लिए क्या गुरुजी, बोलो सर। अब देखिए U को क्या कर देंगे, आपके पास U आ गया था हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर I स्क्वायर। देखिए म्यू नॉट N इंटू आई अगर हम देखें तो यहां से ये कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, म्यू नॉट का डिवाइड कर लो इसमें, म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर आई स्क्वायर, म्यू नॉट N इंटू आई इसके बराबर था बी नॉट के, तो आ जाएगा हाफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये भी फॉर्मूला हो गया, जहां पर बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इंडक्टर। तो एनर्जी डेंसिटी ये भी होती है, ये भी होती है, और आपका जो पिछला फॉर्मूला था वो भी एनर्जी डेंसिटी के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपके एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला है कुछ मिलता जुलता है कैपेसिटर की एनर्जी से। कैपेसिटर में जो एनर्जी आई थी वो थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, परमिटिविटी ऑफ स्पेस थी एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी एनर्जी थी, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और ये किसकी एनर्जी डेंसिटी है, इंडक्टर की। कुछ मिलते जुलते हैं, यहाँ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर एप्सिलॉन नॉट थे, यहाँ पर म्यू नॉट है। ये डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, इतना फर्क है। चलिए भाई, तो अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर की। किसकी भाई, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। चलिए देखते हैं तो।
तो इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट आ जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपके जो इंडक्टर हैं उन सभी में एक ही करंट फ्लो होगा। ये मान लीजिए इंडक्टर फर्स्ट हो गया, ये दूसरा इंडक्टर बना ले इसके आगे, ऐसे एक और इंडक्टर है। इंडक्टर्स इस तरह से आपस में कनेक्ट हो कि उनमें सेम ही करंट फ्लो हो, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो भी सभी में क्या आनी चाहिए, सेम, किसी भी इंस्टेंट अगर हम निकालते हैं तो। ये कहलाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया आपके पास डी। L1, L2, L3 करंट देखिए सभी में सेम रहेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है di/dt ये भी सभी में सेम रहेगी, क्योंकि एक ही करंट सभी में फ्लो हो रहा है। अगर वो इंक्रीज करेगा तो सभी में इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो सभी में डिक्रीज करेगा। यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा है ना, उसको मान लेते हैं V1 जो कि बराबर होगा ε1 के। यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VB माइनस VC वो ε2, यहां पर जो होगा V3 वो हो जाएगा ε3। क्लियर हो गया। अगर इनको हटाकर हम एक ही, भाई इनके इक्विवेलेंट अगर हम एक ही इंडक्टर को लेते हैं जिसको हम बोल देंगे LS, ए वही दोनों पॉइंट्स है, ए और डी के बीच जुड़ा हुआ है, ये वही इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वही इसमें रेट ऑफ चेंज है करंट की di/dt, है ना। ये कहलाएगा इक्विवेलेंट। LS क्या हो जाएगा, इफेक्टिव और इक्विवेलेंट इंडक्टर। ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम इसमें देखें तो VA माइनस VD, अगर VA माइनस VD हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, वही मान लीजिए करंट इंक्रीज कर रहा है, तो अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इन सभी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। मतलब जो यहाँ पर ईएमएफ रहेगा उसका पॉजिटिव यहाँ पर होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा। पोलैरिटी में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यह आ जाएगा ε1 प्लस ε2 प्लस ε3। अरे का मतलब हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलाकर तो आएगा VA माइनस VD। यहां से यहां तक का नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा, दिस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस दिस। तो इस तरह से आ जाएगा ε1 क्या आ जाएगा आपके पास, है ना, L di/dt, तो L1 प्लस L2 di/dt प्लस L3 di/dt, है ना। ये आ गया आपके पास V मॉड लेते हैं, ठीक है, सभी का मॉड लिया गया है। अब आपको एक बात मैं ध्यान से समझा देता हूँ, बढ़िया तरह से पहले समझ लें इस चीज को। मान लीजिए आपके पास ये इंडक्टर है और इसमें करंट ये I फ्लो रहा है, इसका एक पॉइंट A है, मान लीजिए एक पॉइंट B है, ये L है। अगर ये करंट जो I फ्लो हो रहा है di/dt जो रेट है वो मान लीजिए पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव आती है मतलब आपका जो करंट है वो इंक्रीज करेगा। करंट क्या है, इंक्रीजिंग करंट हो गया। तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो इसका अपोज करता है। अपोज कैसे करेगा, ये जो आपके पास इंडक्टर था ये इस तरह से बन जाएगा आपका, इस तरह से, लाइक दिस, ए और ये बी। अब एक करंट इसमें आई था पहले से जो इंक्रीज कर रहा था, और जो आपका ईएमएफ आएगा वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश करेगा, इसको बोलेंगे आई इंड्यूस्ड। जो नेट करंट आएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। अपना जो अप्लाइड करंट था और एक इंड्यूस करंट आएगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ताकि जो करंट इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज ना कर पाए, उसकी वैल्यू वापस से कम हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो आता है वो हमेशा अपोज करता हुआ आता है। अगर आपका करंट इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट आएगा वो अप्लाइड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और करंट अगर आपका डिक्रीज करेगा तो जो अप्लाइड करंट है उसी की डायरेक्शन में आएगा आपका इंड्यूस करंट। अगर इसी केस में ये होता, ये नेगेटिव होता, क्या होता, ये नेगेटिव होता, तो ये इस तरह से आती पोलैरिटी, ये होता ऐसा, इंड्यूस करंट भी आता सेम डायरेक्शन में, नेट करंट आपका बढ़ाता, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा
तो सेम डायरेक्शन में आएगा इंड्यूस करंट। तो पोलैरिटी आपकी इस तरह से सेट होती है कि वो करंट को बढ़ने से भी रोके और घटने से भी रोके। अगर बढ़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी पोलैरिटी, घटेगा तो अब इसमें क्या है, डी ओवर डी आप मान लो पॉजिटिव था यानी बढ़ रहा था तो सही लिखा मैंने, तो पोलैरिटी आ जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस फिर एक प्लस फिर माइनस फिर एक प्लस फिर माइनस। तो VA माइनस VB प्लस VC माइनस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD बराबर VA माइनस VD। तो इस तरह से आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर होगी फर्स्ट। अगेन अगर यहां से देखें तो VA माइनस VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा LS और DI ओवर DT। इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये सेकेंड। भाई इसमें भी कोई रेट ऑफ चेंज है, इसमें भी तो वही रेट ऑफ चेंज है। यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा L, भाई VA माइनस VD क्या आएगा, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ये वो कितना आएगा LS DI ओवर DT, है ना ये अकेले में। और अगर ये बढ़ रहा है करंट तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, मतलब ये पॉइंट प्लस पे ये पॉइंट माइनस पे, तो साइन भी आपका इस तरह से ही रहेगा। अब अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, डी आई ओवर डी टी कॉमन लेकर हो जाएगा कैंसल, ठीक है भाई। ये जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास एल एस डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू एल वन डी आई ओवर डी टी प्लस एल टू डी आई ओवर डी टी प्लस एल थ्री डी आई ओवर डी टी। कॉमन लेके कैंसिल कर दो, एल एस इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री आ जाएगा, एल सीरीज में जो आ रहा है। अगर इस तरह से और भी होंगे तो आपको सभी को इस तरह से ही ऐड करना है, मतलब ये कुछ कुछ रेजिस्टेंस से मिलता है, कुछ नहीं रेजिस्टेंस से ही मिलता है। जो रेजिस्टेंस आपके आते हैं सीरीज में R1 प्लस R2, ऐसे ही इंडक्टर भी आते हैं L1 प्लस L2, और जो कैपेसिटर है वो उल्टा होता है, वो 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/CS आता है। तो इस तरह से आ गया भाई ये आपके पास, ठीक है। जैसे वहां पे हमने सीरीज पैरेलल पढ़ाए थे वैसे यहाँ पर भी सीरीज पैरेलल आपको समझने हैं। करंट सेम होगा तो सीरीज, और उस केस में जो नेट इंडक्टेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, सभी इंडक्टर्स के इंडक्टेंस का अलजेब्रिक सम कर देना आपको। अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सभी इंडक्टर्स उसी पॉइंट पर कनेक्ट होंगे, सभी इंडक्टर्स में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पॉइंट हो गया आपके पास ए, ये पॉइंट हो गया डी, तो ए और डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। इस बार क्या होगा, सभी का जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा इस तरह से। अब सभी में जो करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट, इसमें I1 मान लीजिए, इसमें I2 मान लीजिए, इसमें I3 मान लीजिए। रेट भी अलग अलग है, di1 बाई डी टी, di2 बाई डी टी, यहाँ क्या आ जाएगा di3 बाई डी टी। बस सेम क्या है इस बार, ईएमएफ आपका जो है वो सेम है। क्लियर हो गई बात। अब मान लीजिए जो नेट करंट है वो यहां से आ रहा है I, उसके तीन हिस्से हो गए आपके सामने। अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसा होगा, अकेला एक इंडक्टर लेना है आपको, उन्हीं दोनों पॉइंट से कर देना है कनेक्ट ए और डी से। भाई पूरा करंट इसमें आएगा अकेले में तो I हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखते हैं यहां से I इज इक्वल टू क्या है भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3। डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपके पास di ओवर dt इज इक्वल टू di1, ये हो जाएगा di2, ये हो जाएगा di3 बाई dt। क्लियर होगी बात। अब अगर हम देखें ध्यान से, इसकी इंडक्टेंस को बोल देते हैं L1, ये है L2, ये है आपके पास L3, है ना। तो मैंने कहा था सभी का जो एप्सिलॉन है वो क्या है, सेम। तो यहां से अगर हम देखें एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, L1 di1 बाई dt। यहां से देखें दूसरे वाले में इसको एप्सिलॉन आ जाएगा L2 di ओवर dt। यहां से जो आएगा भाई
VA माइनस VD तो है एप्सिलॉन, तीनों में सेम आना चाहिए, ये भी A और D पे जुड़ा हुआ है, तो इसका जो EMF है, जो इसका EMF है, जो इसका EMF है, सेम आएगा, तभी तो पैरेलल में है, सेम पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, VA माइनस VD एप्सिलॉन के बराबर, VA माइनस VD इसके बराबर, VA माइनस VD इसके EMF के बराबर, तीनों के EMF क्या हो गए, सेम हो गए। आप चाहो तो ऐसे लिख दो VA माइनस VD, चाहो तो ऐसे लिख दो VA माइनस VD, चाहो तो ऐसे लिख दो VA माइनस VD, है ना। ये हो गया आपके पास DI2, ये हो गया आपके पास DI3। क्लियर होगी बात। और यहां से अगर हम देखें तो इसको मान लेते हैं L पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए P लिख लेते हैं LP, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव। यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो VA माइनस VD के बराबर होगा, और वो जाएगा आपके पास LP DI/dt। तो अगर यहां से देखें तो di1 अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन, या फिर VA माइनस VD अपॉन L बोल सकते हो, जैसे मर्जी है, चाहे तो ये यहां डिवाइड कर लो, चाहे यहां डिवाइड कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं VA माइनस VD डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, LP इज इक्वल टू VA माइनस VD डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहां से L1 प्लस VA माइनस VD डिवाइड में L2 प्लस VA माइनस VD डिवाइड में क्या आ जाएगा, L3। इस तरह से VA माइनस VD कॉमन लेके अगर सभी में से काट देते हैं तो 1 अपॉन LP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। तो ये आ जाएगा आपके पास नेट इफेक्टिव इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई भाई बात। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको देखना है। सीरीज में क्या आएगा, सीधे ऐड कर देना है, तो पैरेलल में रेसिप्रोकल आपको सम करना है, बिल्कुल जैसा रेजिस्टेंस में आप करते थे वैसा ही आपको यहां पर भी करना है। चलिए तो भाई दो एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। जैसा आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो अप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन है, जो रूल वहां पे था वही रूल यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंडक्टर के लिए सारे रूल वही रहेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट वाले जितने मैंने आपको बताए थे। अब एक न्यूमेरिकल आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक सर्किट गिवन है और वो कुछ इस तरह से है, 12 वोल्ट हो गया, यहां पर आपके पास 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहां पर आपके पास एक कॉइल है, और फिर आपके पास एक रेजिस्टेंस है इस तरह से। ये पॉइंट है आपके पास B, यहां से जो करंट आ रहा है वो है आपके पास I, ये रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, यहां जो इंडक्टेंस है वो 1 मिली हेनरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस 12 ओम की बैटरी, और ये हो गया पॉइंट A। ठीक है भाई, जो करंट है आपका ये है 2 एम्पियर का। ठीक, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ करंट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट 2 multiply 10 raised to power 3 ampere per second। ठीक है, तो आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B और एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक, फाइंड potential difference between A and B and also find energy stored at this instant। ठीक है, इन इंडक्टर। क्लियर हो गया मेरी बात।
ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक तो आई आपको दे रखा है किसी इंस्टेंट 2 एम्पियर है और जो रेट है घटने की उसकी डिक्रीज हो रहा है 2 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकंड। जो इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी हो गया, रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया, 5 ओम, सारी बातें आपको दे रखी है। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया आपके पास बी। क्लियर हो गई मेरी बात? तो चलिए कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो ध्यान से आप। पहले तो निकाल देते हैं एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल कितना है इसका, एल आपको दे रखा है इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी, मिली का मतलब -3 मल्टीप्लाई करंट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर किसी इंस्टेंट हो गया आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 जूल। ये आ गई भाई आपके पास एनर्जी स्टोर। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सारी बातें मैंने लिख दी हैं, डी आई ओवर डी टी में अलग से लिख देता हूं यहां पर ताकि याद रहे, वरना मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। डी आई ओवर डी टी टू 10 रेज़ टू पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। अब इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखिए एक तो आंसर निकाल दिया मैंने एनर्जी स्टोर्ड। अब बात कर लेते हैं बिटवीन ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। चलिए देखते हैं। तो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैसे निकालना है। अब अगर इस इंडक्टर में देखें तो करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है। अब भाई जो सिर्फ इंडक्टर की बात करता हूं थोड़ी देर के लिए, आप समझेंगे पहले ध्यान से। ये इंडक्टर है मान लीजिए और इसमें जो करंट आ रहा है वो कितना है, I = 2 एम्पियर। मैं सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैंने कहा था अगर डिक्रीज करेगा तो सेम डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट प्रोवाइड कराएगा, जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो। तो इंड्यूस ईएमएफ कैसा आएगा इसमें, इस तरह से भाई। जो अप्लाइड करंट है वो और जो इंड्यूस करंट है वो भी सेम डायरेक्शन में आए। तो जिस डायरेक्शन में करंट आता है अगर वो डिक्रीज करता है तो उधर नेगेटिव आएगा, और जिस डायरेक्शन से करंट आ रहा है अगर वो इंक्रीज कर रहा है उधर पॉजिटिव आएगा। आपको हमेशा याद रखना है, डिक्रीजिंग करंट के लिए नेगेटिव आता है और इंक्रीजिंग करंट के लिए पॉजिटिव आता है, जो करंट का अपोज करेगा। तो अभी तो करंट का सपोर्ट करेगा, एक और करंट निकलेगा यहाँ से आई इंड्यूस, और ये वाला तो है तो करंट वापस से क्या वो बढ़ना शुरू कर देगा। तो जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसके लिए वो कितना आ जाएगा, एल डी आई ओवर डी टी। देखिए मैंने यहाँ पर पोलैरिटी लगा दी, मैं सिर्फ मॉड निकाल रहा हूँ इसका। एल कितना था 1 10 रेज़ टू पावर -3, डी आई ओवर डी टी का है 2 10 रेज़ टू पावर 3, तो कितना आ गया 2। तो ये हो गया इसके इक्विवेलेंट, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। करंट जब भी डिक्रीज करेगा तो आपको ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन लिखता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है और इसमें करंट ऐसे आई आया, डी आई ओवर डी टी क्या है आपका, मान लीजिए पॉजिटिव है, तो ये जो सेल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर एंड इफ डी आई ओवर डी टी क्या है आपका नेगेटिव है, तो जो सेल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल डी आई ओवर डी टी, ये भी और ये, यहां पर भी वही वैल्यू आएगी एल डी आई ओवर डी टी। आपको बस मॉड निकालना है। पोलैरिटी इस तरह से लगेगी, जिस डायरेक्शन से करंट आ रहा है अगर वो इंक्रीज करेगा तो उधर पॉजिटिव आएगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो उधर नेगेटिव आएगा। बस सीधी सी बात ये। तो ये साइन कन्वेंशन आप ऐसे याद कर लें इधर वाले को, ठीक है भाई। चलिए तो इसको तो मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। अब इस पूरे फिगर को इस यहां इसके प्लेस पे ये करूंगा मैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, तो पूरा फिगर कैसा हो जाएगा आपका, इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। ये पॉइंट हो गया आपके पास बी और ये पॉइंट है आपके पास ए। ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया आपके पास 15 वोल्ट, ये हो गया आपके पास 5 ओम, ये हो गया आपके पास 2 वोल्ट, और ये हो गया आपके पास कितना है भाई 2 ओम,
ठीक है। अब यहां से जो करंट आ रहा है वो कितना है भाई, 2 एम्पियर का करंट है। अब आप देखो हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। ये करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसा। VA माइनस VB निकालते हैं, चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। यहां से लेकर पहले यहां तक, एक इस जगह तक देखेंगे केवल। यहां से लेकर यहां तक का देखिए पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव पे जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट नेगेटिव पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको पॉइंट ही मान लेते हैं C, फिर यहाँ पर T, यहाँ पर E, यहाँ पर F, यहाँ पर G और बाकी लिखा हुआ है B। तो VA माइनस VB इक्वल टू आएगा VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VF प्लस VF माइनस VG प्लस VG माइनस VB, इस तरह से। क्लियर होगी बात? चलिए तो हम देखते हैं आगे। अब क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपके पास, VA माइनस VB। VA माइनस VB अगर हम देखते हैं तो VA माइनस VC, VA माइनस VC क्या है, 12 वोल्ट प्लस 12 आएगा। क्यों भाई, देखिए सिर्फ इतना देखिए, ये वाला जुड़ा हुआ है पॉजिटिव पे, ये वाला जुड़ा हुआ है नेगेटिव, मतलब ये लो पोटेंशियल पे या हाई पोटेंशियल पे, इन दोनों का अंतर आएगा, प्लस में आ जाएगा। यहां से यहां देखिए करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरह से। अब किसी रेजिस्टेंस में करंट करता है हाई से लो की ओर, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला लो पोटेंशियल पर है और ये वाला किस पे, हाई पोटेंशियल पर है। तो VC माइनस VT आपका आ जाएगा नेगेटिव, तो -3 इंटू, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलते हैं, ये मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसकी वैल्यू R है, तो यहां पर VA माइनस VB जो आएगा ना, ये आता है -I इंटू R के इक्वल। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो माइनस आएगा, सेम डायरेक्शन में करेंगे तो प्लस आता है। तो -3 तो हो गया रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई करंट क्या है 2, फिर आ जाए यहां से यहां तक, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है, 15 वोल्ट लिखा हुआ था, तो -15 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहां तक हो गया। अब ये और ये करेंगे तो करंट इसमें भी ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस का आएगा, -5 इंटू 2। अब देखिए यहां से यहां तक ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो +2 वोल्ट लिखना है आपको, तो +2 लिख दिया आपने। फिर या इससे ये माइनस करना है, VG माइनस VC, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है उल्टा चल रहा है तो माइनस लिखना पड़ेगा, -2 इंटू 2। अब देखिए +12 -6 -15 -10 +2 -4, +12 -6 -15 -10 +2 -4, ठीक है। अब देखिए 2 और 12 14 हो गया, प्लस का -6 6 और 4 10 10 35, ठीक है, 6 और 4 10 10 10 20 और 20 और 15 करूंगा 35, तो कितना आ जाएगा ये -121, तो -21 वोल्ट आपका आ जाएगा आंसर। VA माइनस VB आप करते हो तो, और अगर आप VB माइनस VA निकालोगे तो प्लस का आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया आपके पास VA माइनस VB -20 वोल्ट। इससे करा है बाय किरचॉफ लॉ, आप समझ सकते हो, ऐसे मैंने करा है सॉल्व। क्लियर होगी बात? तो भाई इस तरह से सॉल्व करते हैं ये वाले जो न्यूमेरिकल से मैंने आपको अभी जो बताए। तो ऐसे एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, इसके बाद मैं इस चैप्टर के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी बेसिक समझते हैं पहले। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है, छोटे क्वेश्चन लेते हैं इस बार, और एक इंडक्टेंस। इसे आप खुद से ट्राई करो अपने आप, ठीक है। ये क्यों है, सभी लोग पॉज करके अपने आप ट्राई करेंगे, मैं वैल्यू सारी लिख देता हूं। 2 वोल्ट 1 ओम, और जो इंडक्टेंस है इसकी वो दे रखी है 1 हेनरी। H का मतलब है इंडक्टेंस, ठीक है, 1 हेनरी दे रखी है आपको ये इंडक्टेंस।
जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो है आपका 2 एम्पियर, ऐसे फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और जो रेट है वो इंक्रीजिंग है, तो प्लस दे रखी है रेट, प्लस 2 एम्पियर पर सेकेंड, इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीजिंग करंट है ये। रेट ऑफ क्या है भाई? इंक्रीजिंग करंट है। अब देखिए आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है Vp माइनस Vq क्या आएगा इस इंस्टेंट। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वापस हम बना लेंगे इस सेल को 2 वोल्ट, ये तो आपका रेजिस्टेंस है 1 ओम का। अब देखिए मैंने कहा था इंडक्टर को हम रिप्लेस कर देते हैं एक सेल से। अब इस इंडक्टर को ध्यान से देखो आप, इंडक्टर को मैं अलग से बना के दिखाता हूं। इसमें करंट ऐसे आ रहा है आई, और ये इंक्रीज कर रहा है। मैंने कहा था अगर इंक्रीज करेगा तो जो पोलैरिटी आती है वो इधर प्लस आएगी जिस तरफ से करंट आ रहा है, और उसके अलग वाली आएगी नेगेटिव। इस तरह से हो जाएगा ये सेल आपके पास। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? L कितना है? 1। L di over dt कितना है? 2। तो 1 into 2 कितनी आ गई भाई? ये 2 वोल्ट आ गई आपके पास, है ना? L di over dt से निकाला है, L di over dt उससे निकाल दिया। L हो गया 1 और di over dt हो गया आपके पास 2। तो इसको हटा दूंगा, इस तरह से मैं रिप्लेस कर दूंगा ऐसा। अब ये कैसे क्या है मैंने आपको ध्यान रखना है, अगर जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है और ये करंट इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर प्लस पोटेंशियल लगेगा। इंडक्टर को हटा के आप उसकी जगह एक सेल जोड़ सकते हो। जब भी इंडक्टर में करंट वेरी करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ सेल, क्योंकि उसके अंदर खुद का एक ईएमएफ जनरेट होता है, और जब खुद का ईएमएफ जनरेट होगा तो वो किस तरह से बिहेव करेगा? एज अ सेल। ये हो गया आपके पास, ये क्या हो गया? पॉइंट P, और दिस पॉइंट इज Q। करंट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कितना? 2 एम्पियर। ये कितना हो गया? 2 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, फिर से वही हमें क्या करना है? Vp माइनस Vq पता करना है। अब देखिए यहां से पहले यहां तक चलते हैं, इस जगह तक। ये कितना था? 2 वोल्ट था, तो ये नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव, तो -2 आ जाएगा। भाई नेगेटिव पर P है और पॉजिटिव पर ये वाला पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जब अंतर करेंगे तो -2 वोल्ट। ठीक है, नेगेटिव छोटा हो गया, पॉजिटिव बड़ा हो गया। छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करने के लिए बोल रहा है भाई यहां से यहां तक पहुंचना। चलिए इसको नाम ही लिख देता हूं ना पहले मैं, P, इसको मान लेते हैं हम M, और इसको मान लेते हैं N। इसको इस तरह से पहले आप लिख लें, फिर आपको बात बढ़िया तरह समझ में आएगी। Vp माइनस Vm प्लस Vm माइनस Vn प्लस Vn माइनस Vq। देखिए Vp माइनस Vq लिखा हुआ है, तो Vp माइनस Vm करूंगा तो -2 वोल्ट, क्योंकि Vp क्या है? लोअर पोटेंशियल पर है, और Vm क्या है? हायर पोटेंशियल पर है, तो Vp माइनस Vm आ जाएगा -2। इसके बाद Vm माइनस Vn करूंगा, देख करंट ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट आता है उसका उल्टा मूव करना है। ये M माइनस M लोअर पोटेंशियल पे, N हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि हमेशा रेजिस्टेंस में हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करता है, तो Vm माइनस Vn करूंगा माइनस करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस, तो IR 1 into 2, और बच गया अब ये आपके पास इसका नेगेटिव यहाँ पे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये भी 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? -6 वोल्ट। तो Vp माइनस Vq कितना हो जाएगा भाई आपके पास? -6 वोल्ट। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी समझा दिए। क्लियर होगी बात? तो आज हमने टॉपिक कवर कर लिया, वो क्या थे? एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझा दिए। तो अब इस चैप्टर के जो बाकी बचे टॉपिक हैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स के साथ।